आदर्श बदला। सुदर्शन जी द्वारा लिखित यह कहानी है। कहानी का शीर्षक है आदर्श बदला। बदला यानी कि प्रतिशोध। किसी ने अपने ऊपर कोई अन्याय किया है तो उसका प्रतिशोध लेना यानी कि बदला लेना। तो बदले में या प्रतिशोध में हमेशा हिंसा की भावना होती है, यानी कि प्रतिशोध जो है वह हिंसा वाला होता है। परंतु यहाँ इस बदले को, इस प्रतिशोध को आदर्श बनाने का काम इस कहानी के पात्र या इस कहानी का मुख्य पात्र बैजू बावरा उन्होंने बदला भी किस प्रकार से आदर्श हो सकता है यह दिखाया है। कहानी के कहानीकार सुदर्शन जी हैं। आदर्श यानी कि गुण या रूप के आधार पर ऐसी चीज या ऐसी वस्तु, ऐसा भाव कि जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं, जैसे कि महापुरुषों का जीवन हमारे लिए आदर्श होता है। तो बदला भी किस प्रकार से आइडियल हो, आदर्श हो, यह इस कहानी के माध्यम से हमें दिखाई देता है। कहानीकार है सुदर्शन जी। उनका परिचय इस प्रकार है। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। देखो, सियालकोट में 1895 में जन्मे सुदर्शन जी, उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिरोमणि या मुखिया है। हिंदी कथा साहित्य का काल विभाजन उनके ही नाम से किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व कहानियाँ, प्रेमचंद युगीन कहानियाँ या प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ या प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य, यानी कि प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के एक युग प्रवर्तक रचनाकार है। हिंदी कथा साहित्य को उन्होंने सबसे पहले उस सामान्य व्यक्ति के दुख दर्द को व्यक्त करने का माध्यम बनाया। प्रेमचंद के पहले हिंदी की कथा या कहानियाँ सिर्फ हंसाती थी या कुछ उपदेश देती थी। आम आदमी का दुख दर्द वह व्यक्त नहीं करती थी। प्रेमचंद ने पहली बार कहानी को या कथा को, चाहे वो उपन्यास हो या कहानियाँ हो, दोनों भी कथाओं के अंतर्गत आते हैं। कहानी छोटी कथा होती है, उपन्यास बड़ा होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति के दुख दर्द को व्यक्त करने के लिए उन्होंने कथा साहित्य को अपनाया और इसीलिए उनकी
अपनी एक लेखन परंपरा है, उस परंपरा को सुदर्शन जी आगे बढ़ाते हैं। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। देखो, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यह प्रेमचंद की अपनी एक स्वतंत्र रूप से उन्होंने ईजाद की हुई या उन्होंने ईजाद किया हुआ यह हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक मत है। देखो, दोनों अलग है, आदर्शवादी और यथार्थवादी। आदर्शवादी यानी कि सिर्फ उसमें यथार्थ की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता, आदर्श की तरफ दिया जाता है कि किस प्रकार से एकाध चीज, एकाध जो भी कथ्य है वो आदर्श किस प्रकार का है। और यथार्थ यानी कि हकीकत, सच्चाई, ये दोनों जो है ये एक दूसरों के विरुद्ध है। परंतु प्रेमचंद जो है उन्होंने आदर्श को भी पूर्णतः आदर्शवादी जो आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है, उसको स्वीकारा नहीं है, या पूर्णतः यथार्थवाद भी उन्हें अच्छा लगता नहीं है। तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, यथार्थ चित्रण ऐसा हो वह भी थोड़ा कोई आदर्श निर्माण करे, इसीलिए उनके पात्र कौन से उपन्यास के हो, कहानी के हो, यह आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद हमारे सामने लेकर आते हैं। गोदान का होरी हो या हर एक कहानी का पात्र हो, यह हमें सिर्फ यथार्थ रूप में चित्रित होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो एक आदर्श भी वह छोड़ देता है। और सिर्फ आदर्श नहीं छोड़ता, तो उसमें अपने वर्ग का वह प्रतिनिधित्व भी करता है, प्रतिनिधि वह है। तो इसीलिए उन्होंने पूर्ण रूप से आदर्शवाद और पूर्ण रूप से यथार्थवाद को न स्वीकारते हुए दोनों को मिलाकर एक नए ही प्रकार का थ्योरी जो सिद्धांत है उसका निर्माण किया है। और यह जो परंपरा है, यह परंपरा सुदर्शन जी चलाते हैं। साहित्य सृजन यानी कि निर्माण के अतिरिक्त हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी उन्होंने लिखे हैं। देखो, साहित्य के अंतर्गत या सृजनात्मक साहित्य से अलग हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखना और पटकथाएं लिखना, ये भी एक लेखन है और रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज हम देखते हैं हिंदी फिल्मों का इतना बोलबाला है कि बहुत बड़ा क्षेत्र जो बॉलीवुड नाम से जाना जाता है, उसमें हिंदी फिल्मों का ही बोलबाला रहता है। और उस फिल्मों के गाने जो है, गीत जो है, वह हर एक के जुबान पर होते हैं। और उसको एक प्रकार से बनाना या उस गीत की रचना करना, उसको संगीत देना या उस फिल्म की पटकथा स्क्रिप्ट लिखना, उसके गीत लिखना, ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और हिंदी साहित्य सृजन के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत उनकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण या विशिष्ट स्थान वह रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल है, पात्रों के अनुकूल है, जिस प्रकार पात्र है उस प्रकार की उसकी भाषा है, और इसीलिए वह एक प्रभाव उत्पन्न करती है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है, न कि व्यक्ति प्रधान। घटना प्रमुख होती है, व्यक्ति प्रमुख नहीं है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। उनकी रचनाओं में जो प्रयुक्त की गई है, उपयोग में लाई गई भाषा जो है, वह मुहावरेदार है। देखो, प्रेमचंद की भाषा की विशेषता है कि मुहावरेदार बोलचाल की भाषा, और उसी परंपरा का निर्वाह करने के कारण सुदर्शन जी की कहानियों में भी मुहावरेदार भाषा है। और इसीलिए मुहावरेदार भाषा होने के कारण एक जान, एक जीवंतता उसमें आ जाती है। और जो कथ्य होता है, कथ्य उसे कहते हैं कि
रचना के माध्यम से रचनाकार का कहना। तो इस कथ्य को एक प्रखर रूप देने का काम ये मुहावरेदार भाषा करती है। ऐसे सुदर्शन जी जो प्रेमचंद की परंपरा का निर्वाह करने वाले, उनका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट, ये उनके कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्यचक्र, ये उनके नाटक हैं। भगवती, ये उपन्यास है। ऑनररी मैजिस्ट्रेट, ये प्रहसन है। प्रहसन यानी कि एक हंसाने वाला नाटक। ये जो विधा है कहानी, भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। देखो, हिंदी साहित्य के अंतर्गत लगभग 1000 वर्षों का हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो 19वीं सदी से हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमें गद्य साहित्य की लेखन की परंपरा दिखाई देती है, और तब से लेकर हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी का उद्भव और विकास होता हुआ दिखाई देता है। हिंदी की प्रथम कहानियों में पंच परमेश्वर, टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, ऐसी 2-4 कहानियों की चर्चा होती है। तो हिंदी की जो गद्य लेखन की जो शैली 19वीं सदी में शुरू हुई, उसमें कहानी एक प्रमुख विधा के रूप में है। देखो, कहानी यानी कि जो मराठी में कहानी यानी कि एक ऐसा अलग अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है, परंतु हिंदी में कहानी का अर्थ अलग है। हिंदी में कहानी यानी कि कथा होती है, कहानी एक विधा है, और मराठी के अंतर्गत उसमें अलग इस प्रकार उसको कहा जाता है। तो हिंदी के अंतर्गत कहानी जो है एक विधा के रूप में जीवन का मार्गदर्शन करने वाली होती है, जीवन के प्रसंगों को वो उद्घाटित करती है। देखो, कहानी में एक कथा वस्तु होती है, उसका एक प्रमुख पात्र या नायक होता है, या अन्य पात्र होते हैं, यानी कि उसमें पात्र होते हैं। वे पात्र युगीन परिवेश को लेकर बोलते हैं, यानी कि कहानी के 6 तत्व है: कथा वस्तु, पात्र, संवाद, कथा वस्तु, पात्र, संवाद, देश काल वातावरण या युगीन परिवेश, भाषा शैली और उद्देश्य। ऐसे 6 तत्व कहानी के हैं। तो कहानी जो होती है, समझो प्रेमचंद ने बुधिया कफन नाम की कहानी लिखी, तो उसकी बुधिया नाम की एक स्त्री उसकी प्रमुख पात्र है। उसका दुख दर्द उन्होंने व्यक्त किया है। तो कहानी में उस कहानी का जो मुख्य पात्र होता है उसके जीवन का एक अंश होता है, और उपन्यास में समूचा जीवन, इसीलिए कहानी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है। दोनों भी कथाएं होती है। तो कहानी मनुष्य जीवन का एक मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को वह उद्घाटित करती है, यानी कि सामने लाती है, पाठकों के मन को बहलाती है। देखो, यह एक प्रकार से काल्पनिकता उसमें होती है, इसीलिए मन को बहलाने का काम कहानी करती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण भी किया जाता है। अलग अलग कहानियाँ होती है उद्देश्यों के आधार पर, और सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को ऊर्ध्वंगित करती है, यानी कि बढ़ाती है। जो कहानी लेखन है उसमें सीधी सादी सरल भाषा होनी चाहिए, मुहावरेदार भाषा होनी चाहिए, मुहावरों का सटीक प्रयोग होना चाहिए, और शैली जो है वह प्रवाहमान होनी चाहिए। तो कहानी विधा जो है ये हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। गद्य विधा के अंतर्गत कहानी एक प्रमुख विधा है। तो आदर्श बदला यह एक कहानी है।
प्रस्तुत कहानी का परिचय हमें करके लेना है संक्षिप्त में। प्रस्तुत कहानी में या पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। देखो, बदला यानी कि प्रतिशोध, उसमें हिंसा होती है, परंतु एक अलग ही ढंग से उसे व्याख्यायित करने का काम, परिभाषित करने का काम लेखक ने किया है या कहानीकार ने किया है, क्योंकि बदला शब्द के पहले आदर्श जुड़ा हुआ है। ऐसा बदला जो उसके बाद कोई बदला लेना चाहेगा तो उसके लिए आदर्श होगा। तो अलग ही ढंग से बदले को, प्रतिशोध को व्याख्यायित करने का काम किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। कि बदला भी आप ले रहे हैं, बदले में वैसे देखा जाए तो हिंसा होती है, परंतु उस हिंसा को समाप्त करके जीवन का एक सम्मान करने की सीख उस बदले के माध्यम से अगर आप दे सकते हैं तो वह बदला भी आदर्श बदला कहलाता है। और इस कहानी का शीर्षक आदर्श बदला है और कहानीकार ने यहाँ बदले को भी एक आदर्श के रूप में प्रस्तावित किया है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है। बैजू नाम का लड़का अपने बचपन में पिताजी के साथ भजन गाता है और भजन गाने के कारण वह तानसेन की जो क्रूरता है उसका शिकार होता हुआ देखता है। परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवनदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला का अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो यहाँ बैजू एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि तानसेन को, जो अकबर के दरबार का एक 9 रत्नों में से एक रत्न है, संगीत की प्रतियोगिता में, स्पर्धा में उन्हें वो पराजित करता है और जीवनदान देता है। उसी तानसेन को वह जीवनदान देता है कि क्रूरता के साथ उसी तानसेन ने बैजू के पिताजी की हत्या की थी, परंतु हत्यारे को उन्होंने उनकी हत्या न करते हुए जीवनदान देकर एक अलग ही प्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया है। संगीत का सच्चा साधक वो सिद्ध हो जाता है और वह एक कलाकार है। और इसीलिए कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, यही सीख ये कहानी हमें देती है। कौन सा भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, अहंकार अगर उसमें आ जाता है तो वह अहंकार ही उसे खा जाता है, दूसरा कोई उसे मार नहीं सकता, उसका अहंकार ही उसे मार देता है। और किस प्रकार तानसेन का अहंकार उन्हें एक प्रकार से नीचा दिखाता है और बैजू बावरा अहंकार से अलग है, तो किस प्रकार से वह कला का सम्मान करके एक कलाकार का परम कर्तव्य निभाता है, यह बात हमें इस कहानी के माध्यम से सीखने को मिलती है।